हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमेरिज्म की, और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी थी, और आज के लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में जो मेजर डिफरेंस था वो अपन ने बात करी पहले भी क्लासिफिकेशन में, कि अगर एक से ज्यादा टाइप के ओरिएंटेशन अपन बना रहे हैं और उसमें कंपाउंड की अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, चेन चेंज करके, पोजीशन चेंज करके या फंक्शनल ग्रुप चेंज करके, वो सारे जो चेंजेस थे वो अपन ने स्ट्रक्चर चेंज करने से बनाए थे, उसको अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला, और उसके सारे टाइप्स को वहां अपन ने बहुत वन बाय वन करके बखूबी समझा। अब अपन बात करें स्टीरियो अरेंजमेंट की, मतलब यहां कंपाउंड की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वगैरह स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग किसी भी चीज के अंदर किसी भी एंटिटी में चेंज नहीं आएगा। चेंज अगर आएगा वो आएगा एटम्स के 3D में अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं स्टीरियो अरेंजमेंट, वो चेंज होंगे और उससे अलग अलग टाइप के जो अरेंजमेंट्स बनेंगे, वेरिएंट्स बनेंगे, उनको आपस में आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फिनोमेना को अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर? और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है रोटेशन के भी पे जो आज अपन पढ़ने वाले हैं उसके आधार पर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हो गया कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और दूसरा हो गया कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल ये जो डिफरेंस है वो बच्चों इस आधार पर है कि अगर अभी मैं बताने वाला हूं कि दो टाइप के रोटेशंस होते हैं, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन पॉसिबल है और उस पॉसिबिलिटी से अलग अलग ओरिएंटेशन आ रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बोलूं बच्चों कि हम क्या किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग आसानी से रूम टेम्परेचर पर आसानी से हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं और उसके दो अलग अलग या दो तीन चार जितने भी मिनिमम दो रूप बना रहे हैं, फॉर्म्स बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन, इससे अपन अलग अलग फॉर्म नहीं बना रहे, कोई और चीज चेंज करके या कोई और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करके अलग अलग फॉर्म्स बना रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कॉन्फिगरेशनल। तो कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में मेजर डिफरेंस हुआ कि जो कन्फर्मर्स होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होता है और फ्री रोटेशन से अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं, उनको बोलते हैं कन्फर्मर्स, और इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल में क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल में बच्चों दो टाइप की आइसोमेरिज्म होती है कॉन्फिगरेशन चेंज करके। आप जानते हैं पहले भी अपन ने क्लासिफिकेशन में बात करी, एक होता है अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फंडा एकदम डिफरेंट होता है, अपन पढ़ेंगे। उसमें जो PPL है, लाइट है, लाइट को रोटेट करने में कंपाउंड सक्षम है या नहीं, PPL जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट करने में सक्षम है या नहीं। PPL के प्लेन को रोटेट करता है तो अपन बोलते हैं एक्टिव, और PPL के प्लेन को रोटेट नहीं करता तो उसको अपन बोलते हैं इनएक्टिव। क्लियर? ये तो एक डिफरेंट फिनोमेना हो गया। मेजरली जो डिफरेंस या जो कंपैरिजन होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब कई तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं, अकेला पाई बॉन्ड नहीं होता, बट एक एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि पाई बॉन्ड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर कंपाउंड जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ये कंफर्म है उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, बॉन्ड इजीली नहीं घूम पाएगा, अभी बात करेंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हो रहा है तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, और अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने की संभावना है। अगर आराम से घूम नहीं पाता मॉलिक्यूल, मोशन जो मूवमेंट है या घूर्णन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित घूर्णन है, तो उसको अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने में सक्षम कंपाउंड कह सकते हैं। चलिए इसी बारे में पहले अपन डिटेल में समझते हैं बात को। देखिए सबसे पहले बच्चों अपन बात करें कि जो अपना रोटेशन है इसी को अपन समझें। रोटेशन जो होता है बच्चों इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक हो गया मेरा फ्री रोटेशन, इसको बोलते हैं मुक्त घूर्णन, हिंदी में मुक्त या स्वतंत्र घूर्णन, और दूसरा हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, प्रतिबंधित घूर्णन। क्लियर? फर्क क्या
होता समझिएगा, अगर कोई दो एटम है, जैसे मैंने दो कार्बन ही ले लिए और इन दोनों कार्बन के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। केवल सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड अपनी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, केवल एक्सियल ओवरलैपिंग है, और ये जो दूसरा कार्बन है अलग इसके जो भी बॉन्ड्स हैं, बट जो दो मेन कार्बन है जहां रोटेशन को मैं चेक कर रहा हूं, जो दो न्यूक्लियस है, यहां केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ओनली अवेलेबल है। और अपन जानते हैं कि अगर ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल एक्सिस पर बॉन्ड बनता है और उसमें अपन एंगल के हिसाब से उसको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। तो इसलिए जब दो इस न्यूक्लियर स्पीसीज उनके बीच में केवल अगर सिग्मा बॉन्ड है तो इसको मैं बोलता हूं फ्री रोटेशन। और जैसे ही सिग्मा बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, तो देखिए अपन इसकी अगर बात करें, समझें कि देखिए ये अगर एक सिग्मा बॉन्ड बना, क्योंकि डायरेक्ट कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता, पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग में अपन पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है और फिर ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, मान लीजिए ये px है और ये px है, px ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब देखिए बच्चों, ये आपका py है और ये इस एटम का py है, और इन्होंने इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रखा है, यूं जो है लेटरल साइज में ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बना रखा है। अब अगर इसको आप फ्रीली रोटेट करते हो बच्चों, फ्रीली रोटेट करने का मतलब आप इस तरीके से रोटेट करके अलग अलग ओरिएंटेशन बना रहे हो। अब अगर ऐसे कोई चीज बंधी हुई है तो क्या बच्चों इसको आप बहुत इजीली, यूं समझिए, यूं बंधी हुई है, क्या इसको आप इजीली यूं रोटेट कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर बंधी हुई नहीं है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड है, तो उसके अलोंग आप बहुत आराम से रोटेट कर पाओगे। इसलिए बच्चों अपन ये बोलते हैं कि ये तो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ में ये पाई बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का मतलब इस तरीके से वर्टिकली उसको रोटेट करने के लिए हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप इसको रोटेट करोगे तो आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा, और पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो बच्चों बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, है ना। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फोकट में नहीं आती, कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने को अवेलेबल नहीं होगी। ये पाई बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं, ये ओनली सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा और फ्री रोटेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, और इससे अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए बच्चों अपन बोलते हैं, ऐसा अपन बोलते हैं कि ऐसा अपन बोलते हैं कि अगर कार्बन के पास केवल बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इस तरह का बॉन्ड, तो फ्री रोटेशन होगा। और कार्बन में सिग्मा के साथ अगर पाई बॉन्ड भी है, तो ये वाला जो पाई दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है, जो लेटरल ओवरलैपिंग है, ये लेटरल ओवरलैपिंग अपने को रोटेट करने नहीं देता, फ्रीली रोटेट करने नहीं देता। इसलिए अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इस वाले कंपाउंड्स में जीआई दर्शाने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते ही जीआई बन जाएगा, इसके लिए अलग कंडीशन और है, वो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। क्लियर? अब देखिए, क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिर्फ पाई बॉन्ड के कारण होता है? तो मेरा जवाब है नहीं। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आप ज्योमेट्रिकल में भी ये चीज काम आएगी, मैं समझा दूं, फ्री रोटेशन केवल सिग्मा बॉन्ड के अलोंग होता है। इसके अलावा भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जब भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो ऑटोमेटिकली फ्री रोटेशन है। तो फ्री रोटेशन को समझने के लिए पहले अपने को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सारे केसेस समझ में आने चाहिए। तो देखिए बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे कैसे हो सकता है, मैं बात करूं फ्री रोटेशन को। अपन ने देखा जो अपने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वो कई रीजन से होता है, उसकी वन बाय वन बात करते हैं। उसमें सबसे पहला रीजन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है तो वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा। जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये कार्बन ये सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ में पाई बॉन्ड अगर है तो पाई बॉन्ड के अलोंग वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा, और ऐसा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। मोस्ट कॉमनली अकरिंग एग्जांपल अपन ये भी काम लेते, बट इसके अलावा भी और रीजंस होते जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, सच एज दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मैं अगर एग्जांपल लूं तो मैं बोलूंगा ब्रिज बॉन्डिंग। हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग में क्या होता है देखिएगा, जैसे अपन एग्जांपल लें B2H6 का, तो आपको पता है कि इस तरीके से ये H और ये H रियल ब्रिज भी होते हैं और शूडो ब्रिज बॉन्ड भी होते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने ब्रिज बॉन्डिंग की बात करी थी।
इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें सारे सिग्मा बॉन्ड है, बट फिर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ऐसा है। और ये इसके बीच स्यूडो बॉन्ड होता है, ब्रिज बॉन्डिंग, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो ब्रिज बॉन्ड है। इसमें क्या देखिएगा, ये इतना एरिया साइक्लिक बन गया, तो ये जो एक बी और एक बी है, दोनों बी रोटेट नहीं कर सकते, इनको फ्रीली आप घुमा नहीं सकते, है ना, तो यहां भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, क्लियर। इसलिए ये कंपाउंड भी जीआई शो करता है, जीआई शो करने की संभावना होती है इसमें, क्लियर। तो या तो ब्रिज बॉन्डिंग हो, इस बॉन्डिंग को अपन ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं, बनाना बॉन्ड आपने नाम सुना हो। और देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन केमिस्ट्री में कहां कहां होता है मैं सारे बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो एक और वर्जन आपको देखने को मिलेगा वो है थर्ड केस, किसी भी कंपाउंड में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, जैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये दो फ्री वैलेंसीज है, तो ये जो एरिया है, जो ये मैं बोलूं, ये जो एरिया है, इतना एरिया जो साइक्लिक वाला एरिया है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता, है ना, फ्रीली घूम नहीं सकता, घूमेगा तो इसके अंदर एक जो है टोरोजन आ जाएगा, इसको भी अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलेंगे, क्लियर। तो थर्ड होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, तीसरा रीजन ये। और इसी कड़ी में एक और रीजन अपन बोल सकते हैं, अपन बात करते हैं कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसमें लॉन पेयर रिपल्सन जो है फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है ओपन बुक स्ट्रक्चर, ये भी बॉन्डिंग की बात है, अपन पढ़ते हैं बच्चों। ओपन बुक स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ओपन बुक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, जैसे ये H2O2 है, O बॉन्ड O, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर बनाता है। कोई भी दो वी शेप एटम जो पास पास लगे हुए हाइब्रिडाइजेशन कांड, ये इसके लॉन पेयर और ये इसके लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर है। अब इसमें फ्रीली, इसलिए यहां सिग्मा बॉन्ड ही है, लेकिन फिर भी फ्री रोटेशन नहीं है, ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये फ्रीली घूमता है तो इसकी जो पोजीशन बन जाती है वो ऐसी बन जाती है ओ, ये फ्रीली रोटेट होकर इधर गया तो लॉन पेयर सेम साइड आ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम की, और लॉन पेयर सेम साइड आ जाएंगे, तो इनमें बहुत स्ट्रांग रिपल्सन होगा, इसलिए घूम के पलट के वापस ऐसे आ जाएंगे, इसको एंटी फॉर्म कहते हैं। अपन बात करते हैं, ये भी एक तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी शो करता है जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। तो जब भी कोई दो स्पीसीज है, मैं इसको यूं कहूंगा, समझने के हिसाब से मैं यूं कहूंगा कि कोई भी दो स्पीसीज है, दो एटम है, और दोनों एटम के पास लॉन पेयर है, ये इसके पास लॉन पेयर है, दूसरा इसके पास लॉन पेयर है, दो कंसेक्यूटिव स्पीसीज के पास लॉन पेयर है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी फ्री रोटेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि फ्री रोटेशन के लिए ये जो लॉन पेयर और ये जो लॉन पेयर अगर सेम साइड आ जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपल्सन उनको फ्री रोटेशन अलाउ नहीं करता है। तो फ्री रोटेशन तब होगा जब दो एटम के बीच क्या हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और दो कंसेक्यूटिव एटम जिसकी आप बात कर रहे हो उन दोनों पर लगातार कंसेक्यूटिव लॉन पेयर ना हो, है ना, किसी एक पे लॉन पेयर और दूसरे पे नहीं हो, तो आप फ्री रोटेशन शो कर सकते हो, ठीक है। और जो भी कंपाउंड फ्री रोटेशन शो करेगा वो कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक छोटी सी कंडीशन और है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आपसे बोले आज का जो अपना टॉपिक है वो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ही है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट कन्फर्मेशनल और दूसरा कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल के अंदर दो होते हैं जीआई और ऑप्टिकल। तो पहले अपन पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। उसके लिए कंडीशन क्या है देखिएगा, मैं आपसे बात करूं कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब क्या है, कन्फर्मर्स क्या होते हैं। तो मैं बहुत सिंपल कहूंगा कि कोई भी कंपाउंड ए है, ठीक है, और इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन है। सिंपल तरीके से समझना, देख लो बच्चों, फ्री रोटेशन है, आराम से सिग्मा बॉन्ड के अलोंग स्पीसीज घूम सकती है, और स्पीसीज घूम के दो अलग अलग वेरिएंट बना देती है, ए और बी, दो अलग अलग मुद्राएं आ जाती है, दो अलग अलग अभिविन्यास आ जाते हैं, ओरिएंटेशन आ जाते हैं अंतरिक्ष में, स्टीरियो में। तो ये और ए और बी जो दोनों किसकी वजह से बने हैं, ए और बी में परिवर्तन क्या है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर दिया तो ए आ गया, और फिर किसी और एंगल से रोटेट कर दिया तो दूसरे टाइप का अरेंजमेंट आ गया बी। तो ये जो ए और बी है जो कि कैसे पैदा हुए, फ्री रोटेशन से, किसके अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, और सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहां आपस में दो कंसेक्यूटिव एटम्स के पास लॉन पेयर
पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर हुआ तो फ्री रोटेशन नहीं होगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन हो और उससे दो अलग अलग अरेंजमेंट बनते हैं, तो इन दोनों अरेंजमेंट्स को हम अपन बोलते हैं बच्चों कन्फर्मर्स। ठीक है, संरूपण समावयी, कन्फर्मेशंस को हिंदी में कहते हैं, इसके रूप चेंज हुए, संरूपण समावयवता। तो ये कन्फर्मर्स होंगे, संरूपण समावयी होंगे। और ये जो समावयवता है, आइसोमेरिज्म है, ये जो पोर्टफोलियो है, इसको अपन बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन क्या दूंगा, किसी एक कंपाउंड के जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसकी स्ट्रक्चर सेम हो, सिर्फ चेंज क्या हो, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन करा के दो से ज्यादा स्टीरियो अरेंजमेंट्स पैदा करो, तो वो स्टीरियो अरेंजमेंट्स आपस में क्या कहलाते हैं, कन्फर्मर्स। और इस आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। किसी पदार्थ की अणुभार, अणुसूत्र और संरचना को बिना बदले हुए केवल सिग्मा बॉन्ड के अनुदेश मुक्त घूर्णन को प्रदर्शित करते हुए एक यौगिक के एक से अधिक प्रकार के अंतरिक्षीय रूप या त्रिविमीय रूप बनाए जाए, तो इन रूपों को आपस में संरूपण समावयवी कहते हैं। और बच्चों, इस व्यवस्था को अपन संरूपण समावयवता कहते हैं। तो दो बातें बोली मैंने आपको, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होना चाहिए। ये फ्री रोटेशन इंपॉर्टेंट है, फ्री रोटेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और साथ में फ्री रोटेशन भी होना चाहिए। फ्री रोटेशन सिग्मा बॉन्ड तो इसमें भी है, O में है ना, H2O2 में, लेकिन इसमें फ्री रोटेशन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ने सिग्मा बॉन्ड के फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। यानी कोई भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज आंट नहीं आनी चाहिए बीच में जो कि हमारे सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो फ्री रोटेशन को रोक पाए। सिग्मा बॉन्ड होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड है, तो फ्री रोटेशन ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन बशर्ते कि लोन पेयर की कोई भी आंट नहीं होनी चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन होना चाहिए और एक से अधिक रूप बने, इसके लिए कंडीशन ये है बच्चों कि कंजुगेटिव 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। कंजुगेटिव 3 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, मतलब जैसे C और H, क्लियर, ये दो ही सिग्मा बॉन्ड है। जैसे CH4 मॉलिक्यूल है, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक रूप 3D में इसके नहीं बन पाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर एथेन है इस तरीके से, तो देखिएगा यहां पर 1, 2 और 3 कंजिक्यूटिव लगातार सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के अलोंग फ्री रोटेशन है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जैसे ये है मेथिल अल्कोहल, अगर मैं बात करूं CH3COH, तो ये आपकी शो करेगा, क्योंकि 1, 2, 3 ये शो कर रहा है, तो इसके अलोंग भी अपन बोलेंगे ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करा के बनने वाली अलग अलग व्यवस्थाएं, इनको समझते हैं। इनको समझने से पहले कि किसी भी कंपाउंड के कितने ऐसे अंतरिक्षीय रूप बन सकते हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड के अलोंग एक स्पीसीज को अपन रोटेट करेंगे और एक को फिक्स रखेंगे, है ना, समझने की बात बहुत सिंपल सी बात है। इनको समझने के लिए कार्बन एटम को या किसी भी कंपाउंड को प्रदर्शित करने के दो निरूपण है, दो प्रोजेक्शन है। देखिए बच्चों, जब अपने पास कोई एक 3D चीज होती है, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हाइब्रिडाइजेशन में अपन बात करते हैं, अपने पास कोई एक 3D चीज है, 3D तो मैं इस ब्लैक बोर्ड पे बना नहीं सकता, तो मुझे इस 3D को 2D में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, 3D को 2D में निरूपित करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस, कि उसमें आप किस किस एंगल से सोच के एक त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय में प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हो, निरूपित कैसे कर सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शंस, है ना। वो अलग अलग टाइप के निरूपण हो सकते हैं। यहां पर हम दो टाइप के प्रोजेक्शंस को समझेंगे, दो तरह के निरूपण को समझेंगे। समझिएगा, बात इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन, निरूपण। मेरे पास एक्चुअली एक 3D स्ट्रक्चर है, उसको 2D में कन्वर्ट करने का तरीका है। 3D को 2D में सोचना है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड 2D में है, इसको अपन कन्वर्जन बोलते हैं। ये दो टाइप के कन्वर्जन्स यहां पर काम आएंगे। पहला है न्यूमेन प्रोजेक्शन, न्यूमेन्स
ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, नया आदमी नहीं है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। और एक और है सॉहर्स प्रोजेक्शन, लेकिन पहला अपन पढ़ेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे दो कंजुगेटिव कार्बन है, मैं यहाँ एथेन का एग्जांपल लेके इस बात को समझना चाहूंगा, CH3CH3, ठीक है। एथेन का एग्जांपल लेते हैं और प्रोजेक्ट करने का तरीका समझते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या होगा कि ये एक कार्बन है, फर्स्ट वाला, इसको मैं कार्बन 1 नाम देता हूं, वैसे किसी को भी 1 दे सकते हैं, इसको मैंने 2 नाम दिया। ये 1 और 2 जो नाम है इनको मैंने प्रदर्शित किया। इसमें जो फ्रंट वाला कार्बन है, जो मेरी तरफ इधर से अगर देख रहा हूं तो ये नंबर 1 कार्बन मान लिया, और इधर से देख रहा हूं तो ये मेरा फ्रंट कार्बन होगा और ये इसका बैक कार्बन होगा। बच्चों फ्रंट वाले कार्बन को सिंपल मैं एक न्यूक्लियस से डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, ये मेरा फ्रंट कार्बन है। क्लियर? हाँ, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर बच्चों अपन क्या करते हैं, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, इधर से मैं देख रहा हूं, ये कार्बन फर्स्ट है, और इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए जिसकी मैंने बात करी, और इसके बैक साइड के अंदर जो दूसरा कार्बन है, ये C1 जिसको मैं ले रहा हूं, और दूसरा जो कार्बन है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके से, ठीक है, एक बड़े गोले से, ठीक है। फ्रंट वाला कार्बन की तो मुझे, मैं अगर देखूंगा तो मुझे सीधी की सीधी न्यूक्लियस दिखाई देगी, और सेकंड वाले में देखिए ये मैंने इसको गोला माना, ये C2 कार्बन है, और इसमें इस तरीके से इस पर भी ये 3 लगे हुए हैं हाइड्रोजन, लेकिन जो इसके सामने आ जाएंगे तो इसके बाहर वाला जो गोले के बाहर का जो हिस्सा होगा वहां से मुझे हाइड्रोजन नजर आएंगे, ठीक है। आप यूं समझ लीजिए फ्रंट वाले कार्बन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, और बैक वाले को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच की जो कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है इसको कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो इन दोनों को मैं मिला दूं C1 और C2 को, तो मेरा पूरा एथेन बन जाएगा। देखिए बच्चों किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला कार्बन, और इसके पीछे बैक वाला रहेगा, सामने फ्रंट वाला रहेगा, और इसके ऊपर मेरे सामने से फ्रंट वाला कार्बन, और इसके ये तीनों हाइड्रोजन फ्रंट वाले के, और जो बैक वाला कार्बन है उसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरा बैक वाला कार्बन था जिसको मैंने गोले से रिप्रेजेंट करा, ये कौन सा कलर है आपका, पिंक कलर से, और इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है मैंने मान लीजिए इस तरीके से लगाया, ये जो है ये मेरा पीछे वाला कार्बन है। फ्रंट वाला कार्बन सिर्फ ये जो येलो कलर का फ्रंट वाला जो डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ कार्बन है, और बैक वाला कार्बन पिंक से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर? इस तरीके से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं, बात ध्यान समझिएगा। ये C और C, CH3, इसको मैंने C1 कार्बन बोला, इसको C2 कार्बन बोला। क्लियर? इस वाले के लिए मैंने येलो कलर लिया, ये फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन की सिर्फ मुझे न्यूक्लियस दिखाई दे रही है। बैक वाले कार्बन का ये मैंने बैक कार्बन लिया, पीछे वाला कार्बन, इसको मैंने पीछे वाले कार्बन को गोले से रिप्रेजेंट किया, पिंक गोला। क्लियर? और इसके अंदर गोला आ गया, गोले से बाहर जितना हाइड्रोजन निकला होगा सिर्फ वही दिखाई देगा, ये H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। ये मैंने C2 बनाया कंप्लीटली, ये मेरा पूरा C2 एटम है। क्लियर बच्चों? अब इस C2 एटम के सामने C1 होगा, तो मैं देखूंगा तो मुझे अब सामने वाला, इसके ऊपर यूं मान लीजिए ये C2 एटम है और ये C1 है, और ऊपर से आप देख रहे हो, या ये C2 है, ये C1 है, और उसके सामने से आप देख रहे हो, ठीक है। इसको मैं यूं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये C2 था, और C2 के सामने ये C1, इसके ऊपर धर रहा हूं यूं मान लीजिए आप, तो ये C1 कार्बन हुआ अपना, इसको मैं ये आपका येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये इसकी न्यूक्लियस, और मान लीजिए इसका ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने भी येलो कलर से रिप्रेजेंटेड चीजें हैं, जो चीजें दिखाई रही है, न्यूक्लियस आपको डॉट दिख रहा है, तीनों हाइड्रोजन दिख रहे हैं, येलो वाला जो है ना, येलो से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो मेरा C1 का रिप्रेजेंटेशन है। और बच्चों ये जो पिंक से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये मेरा C2 रिप्रेजेंटेशन है, और कलर का अपन ने बिल्कुल बेजा फायदा उठाया। इस तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है। येलो जो भी येलो आपको चीजें दिख रही है वो C1 को रिप्रेजेंट करने वाली, फर्स्ट कार्बन का डॉट और तीनों हाइड्रोजन,
ये पहला कार्बन हो गया। पीछे वाले पहले कार्बन के पीछे C2 कार्बन होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये C2 कार्बन है, इसको गोले से रिप्रेजेंट करते हैं और गोले से बाहर निकले हुए हाइड्रोजन। तो पिंक वाला आपका C2 है और येलो वाला आपका C1 है। क्लियर गाइस? चलिए, एक और प्रोजेक्शन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, उसकी बात करते हैं। अगला है बच्चों सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है बच्चों, देखिएगा कि रिप्रेजेंट करने के तरीके से आपको समझाएगा। ये CH3 CH है और ये पहले मैंने बिना किसी प्रोजेक्शन के सिंपल बना दिया। इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो देखिए ये C1 कार्बन है मेरा, ये C2 कार्बन है। पहले मैं C1 बनाता हूं, ठीक है, उल्टा Y की फॉर्म में इसको आप बना सकते हो। ये फर्स्ट कार्बन और इस तरीके से एंगुलेटेड फॉर्म में ये C बॉन्ड C। ये इसमें सॉहर्स और न्यूमॉन में डिफरेंस इतना है, सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर दो कार्बन है C1 और C2 के बीच वाली बॉन्ड लेंथ को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूमन प्रोजेक्शन में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, सिर्फ एटम के जो गोले हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये H और H हुआ, ये पहला कार्बन हुआ C1, ये दूसरा कार्बन C1 हुआ, और इसमें आपने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से। ये अगर एक कार्बन के पीछे दूसरा कार्बन है तो यही तो अलग अलग ओरिएंटेशन होंगे। ये जो प्रदर्शित करने का तरीका है, ये मेरा C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है जिसको मैंने ऑब्लिकली रिप्रेजेंट किया है। और बच्चों ये पहले कार्बन की न्यूक्लियस से दूसरे कार्बन की न्यूक्लियस यानी कार्बन, और ये तीनों बॉन्ड्स CH बॉन्ड्स मैंने रिप्रेजेंट करे। ये होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्लियरली? मेनली हमारा न्यूमॉन प्रोजेक्शन जो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। अब किसी एक कंपाउंड के लिए कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं, यानी सिग्मा बॉन्ड को घुमा के आप कैसे कैसे ओरिएंटेशन अंतरिक्ष में बना सकते हो, इसकी बात अपन करते हैं। तो आपको बताता हूं, दो बातें हैं। हम बात करें, इसमें दो तरह की कैटेगरी है, आप यूं कह सकते हो। हम बात करें कि बात को आगे बढ़ाएं, मैंने बोला कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अपन फ्री रोटेशन करके कैसी कैसी कैटेगरी बना सकते हैं, है ना। तो इसमें मैं आपको बोलूं, सबसे पहले मैं आपको बोलूं ऐसा एग्जांपल जिसमें जिन दो कार्बन कार्बन के बीच अपन कन्फर्मेशनल आइसोमर सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन देख रहे हैं, इससे जुड़े हुए जो ग्रुप हैं, इससे जुड़े हुए ग्रुप है, इसमें सारे ग्रुप सेम है। मेरे कहने का मतलब H H H लगा हुआ है, क्लियर है, या C1 और C2 में से, ये C1 है और ये C2 है, C1 और C2 में से इस पे कोई एक ग्रुप डिफरेंट है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, कार्बन कार्बन इस पर तीनों H सेम है, लेकिन इस पर मैंने एक CH3 लगा दिया और इधर H लगा दिया। किसी एक कार्बन पर तीनों ग्रुप सेम है, जैसे ये मेरा हो गया प्रोपेन, क्लियर, और ये हो गया मेरा एथेन, ठीक है। तो इनके लिए एक तो कैसे कैसे घुमा के अपन बना सकते हैं। एक ये है, दूसरे टाइप का जो मेरे पास ओरिएंटेशन बनेगा, इसमें क्या, ये एक कार्बन कार्बन, ठीक है, इस पर दो ग्रुप तो सेम है, मान लीजिए मिनिमम H और H, ठीक है, एक ग्रुप मिनिमम डिफरेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3, या यूं बोलूं यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, ठीक है। अगर ऐसा है और इन दोनों एटम, ये मेरा C1 हो गया, ये C2 C3, तो इस बॉन्ड के अलोंग अगर मैं रोटेट करता हूं तो अलग तरह के वेरिएशंस बनेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट सिस्टम हो गया, मैं एक तरीके से बोलूं सिस्टम फर्स्ट, और दूसरे वाला ये जो है इसको मैं बोलूं सिस्टम सेकंड, ठीक है। या तो इस तरह का आपके पास फिनोमेना आएगा, या आपके पास इस तरह का फिनोमेना आएगा। पहले हम फर्स्ट सिस्टम के एग्जांपल्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि वहां कौन कौन सी कन्फर्मेशन बनेगी, और बहुत सिंपल सिंपल बातें अपन समझते हैं, क्लियर। इसके लिए देखिएगा बच्चों,
दो तरह के रिपल्शंस को अपने को समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें, कौन सी चीज किससे ज्यादा स्टेबल है, या जो भी अपन घुमा घुमा के अलग अलग फॉर्म बनाएंगे उनमें जब भी हमारे को कंपेयर करना होगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है ना। तो दो तरह के बहुत सिंपल अपने को स्ट्रेन या रिपल्शन अपने को, या घुमाने में जो बाधा आती है, बैरियर्स, उनको समझना है। पहला अपने पास होता है टॉर्जिनल बैरियर या स्ट्रेन। क्लियर? इसमें क्या होता है बच्चों, सिंपल, जैसे ये कार्बन फर्स्ट है और ये कार्बन सेकंड है, इसके अंदर ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के अंदर बॉन्ड पेयर होता है और दूसरे बॉन्ड के अंदर भी बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है, जब दो बॉन्ड एक दूसरे के पास आएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे जो जुड़े हुए जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की अपन जो स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, त्रिविम प्रतिबाधा बोलते हैं बच्चों केमिकल बॉन्डिंग में, वो 0 मानेंगे। ध्यान रखना, हाइड्रोजन ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस, हाइड्रोजन ग्रुप का स्टेरिक इनहिंड्रेंस 0 मानते हैं। हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को कोई रिपल्सन प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसा अपन मान के चलते। क्लियर? तो हाइड्रोजन के बीच में तो कोई रिपल्सन लग नहीं रहा, तो यहां कौन सा रिपल्सन होगा? ये बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे बॉन्ड के CH बॉन्ड के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पे रिपल्सन होगा। इसको अपन बोलते हैं टॉर्जिनल बैरियर या टॉर्जिनल स्ट्रेन। क्लियर? और ये तो फर्स्ट तरह की स्ट्रेन है। दूसरी स्ट्रेन जो है वो इससे ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो ये होती है बच्चों, ये कार्बन है और इस पर जो जुड़ा हुआ ग्रुप है वो ग्रुप ऐसा है जो स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करता है, यानी हाइड्रोजन से बड़ी साइज का है। तो यहां 2 तरह की स्ट्रेन लगेगी। इन दोनों बड़े ग्रुप्स के अंदर वैन डर वाल स्ट्रेन, जिसका दूसरा नाम है, और बॉन्ड पेयर के बीच में, या बॉन्ड भी तो है, इसके बीच में टॉर्जिनल स्ट्रेन। लेकिन जब टॉर्जिनल और वैन डर वाल स्ट्रेन दोनों लग रही है तो डोमिनेंट होती है वैन डर वाल स्ट्रेन, टॉर्जिनल स्ट्रेन को अपने को कंसीडर नहीं करना होता है। क्लियर? तो देखिएगा, मैं बोलूं कि अगर ऐसा है, ये कार्बन कोई ग्रुप है और इसके ऊपर लगा हुआ है Cl और ये Cl, ठीक है, ये H है, ये H और H, सिंपल तरीके से पहले बता रहा हूं। क्लियर? तो अब देखिए, ये Cl ग्रुप है, हाइड्रोजन से बड़े हैं, तो यहां जो इनकी साइज के कारण जो त्रिविम प्रतिबाधा लगती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस का दूसरा नाम है वैन डर वाल्स स्ट्रेन, वैन डर वाल्स प्रतिबाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस या वैन डर वाल बैरियर। ठीक है? और इन बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगेगा इनके बीच में, इसको मैं बोलूंगा आपका टॉर्सिनल स्ट्रेन। अब टॉर्सिनल स्ट्रेन ये मेरा 1 था और ये 2। अगर किसी कंपाउंड में दोनों लग रही है तो आप जो अपना वैन डर वाल स्ट्रेन है नंबर 2 वाली, इसको अपन हमेशा प्रायोरिटी देंगे। वैन डर वाल स्ट्रेन इज मोर इंपॉर्टेंट देन टॉर्सिनल स्ट्रेन। क्लियर बच्चों? इस तरीके से इन दोनों स्ट्रेन को, इन दोनों प्रतिकर्षण को ध्यान में रखते हुए हमें स्थायित्व डिसाइड करना होता है। हम हमेशा जानते हैं रिपल्सन जितना ज्यादा होता है, जब रिपल्सन होता है एनर्जी सिस्टम में आती है, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम होती है। ये बात भी बेसिक बात है, अपने को पता होनी चाहिए कि अपन कोना क्या कहता है, बच्चों पहले ही बॉन्डिंग में भी सीख चुके हैं कि जब रिपल्सन होता है, रिपल्सन चाहे टॉर्जिनल रिपल्सन हो और चाहे वैन डर वाल रिपल्सन हो, दोनों में से ज्यादा डिपेंडेंट वैन डर वाल रिपल्सन है। जब भी रिपल्सन होता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। ये बात हम बॉन्डिंग में भी बात करते हैं, है ना। बॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। रिपल्सन कोई भी 2 स्पीसीज है, मेरे पास 2 ओरिएंटेशन है, नो डाउट, जिसमें रिपल्सन ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या कौन सा फॉर्म कम स्टेबल होगा, इसके लिए आपको हमेशा रिपल्सन देखना है। अब मैंने यह बोला रिपल्सन 2 टाइप का होता है। नंबर 1 पर मैंने बोला वैन डर वाल रिपल्सन, सबसे पहले वैन डर वाल देखना है। और अगर सारे जुड़े हुए पार्शियल ग्रुप हाइड्रोजन है या कंपैरिजन को कर रहे हैं वो हाइड्रोजन ग्रुप से, हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस या वैन डर वाल स्ट्रेन मैंने 0 माना, उस कंडीशन में जो आप स्ट्रेन मानोगे वो टॉर्सिनल स्ट्रेन आपको माननी, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्सन को आपको कंसीडर करना है। पहले आपको वैन डर वाल रिपल्सन को कंसीडर करना है। जब वैन डर वाल रिपल्सन नहीं हो तो आपको टॉर्सिनल स्ट्रेन के हिसाब से आपको आंसर करना होता है।
होता है। इन सारी चीजों को अब अपन समझते हैं एथेन का एग्जाम्पल लेके, जो अपने सिस्टम फर्स्ट को फॉलो करेगा। अब देखिए मैं कहूं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ एथेन। कन्फर्मर्स ऑफ एथेन। अब मैं एथेन की बात करूं तो बात ध्यान से समझना, ठीक है। ये मेरे पास एक एथेन है, ये मैं अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मैंने कार्बन 1 बनाया। सबसे पहले C2 बनाता हूं, ये बैक वाला कार्बन है और इसके ये दोनों हाइड्रोजन है, तीनों H, H और H। क्लियर? और फिर मैं दूसरा बनाता हूं C2 कार्बन, और C2 कार्बन, इनको दोनों कार्बन को रोटेट करके मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि जहां पर ये इसका हाइड्रोजन है, ठीक इसके ऊपर फर्स्ट कार्बन वाले का हाइड्रोजन है, ठीक इसके ऊपर फर्स्ट वाले का भी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कार्बन और ये जैसे दोनों कार्बन है, ये इसका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। दूसरे वाले प्रोजेक्शन से भी मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा, ये मेरा फर्स्ट कार्बन शॉहॉर्स प्रोजेक्शन के हिसाब से बात करूं, और ये सेकंड कार्बन, इस कार्बन के ठीक सामने दूसरा वाला कार्बन है। इसको अपन जब एक कार्बन से दूसरा कार्बन पूरी तरीके से ढका हुआ है, CH, एक CH बॉन्ड के ठीक ऊपर दूसरा CH बॉन्ड पूरी तरीके से ढका हुआ है, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या? ग्रसित, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड, कंप्लीट ग्रसित, एक दूसरे से पूरी तरीके से ढका हुआ है। क्लियर? अब इसके अंदर हम क्या करें, ये कार्बन कार्बन दो एटम है और इसको हम दो कार्बन को फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। जैसे ही रोटेट करेंगे, यहां चूंकि यहां कार्बन कार्बन में रिपल्सन है, ठीक है, और रिपल्सन के कारण क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से जैसे ही हम घुमा के अलग एंगल पे लेके जाएंगे, कितने भी एंगल पे घुमा दें, तो जैसे घुमाएंगे ये वाला हाइड्रोजन इससे दूर आता जाएगा। इस तरीके से मैं अगर रोटेट करता हूं और रोटेट करके मैक्सिमम डिस्टेंस पे अगर इनको लेके जा सकता हूं, दूसरी जो पॉसिबिलिटी मेरे पास बनेगी वो मेरे पास बनेगी, उसमें ऐसा होगा बच्चों कि ये मैंने C2 कार्बन बनाया और उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। मैं C1 को मान लीजिए रोटेट कर, किसी भी एक कार्बन को रोटेट कर सकते हैं, रोटेट किया और रोटेट करके C1 रोटेट होके इस तरीके से आ गया कि इसका हाइड्रोजन ये यहां पर है, एक यहां पर है और दूसरा यहां पर है, यानी ये इसको कंप्लीटली ढका हुआ जो कार्बन था, इसको मैंने 60 डिग्री से 60 डिग्री के एंगल से रोटेट कर दिया और रोटेट करके ये हाइड्रोजन 60 डिग्री से यहां पहुंच गया। ठीक है, जितने डिग्री एंगल से रोटेट किया है इसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल कोण। और इसमें डाइहेड्रल एंगल जो मैंने यहां लगाया है इनके बीच में, ये 60 डिग्री का एंगल लगाया और ये दूसरी पोजीशन आ गई। इस पोजीशन में ये जो कार्बन है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अब यहां क्या देखिए, एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन है, तो यहां बॉन्ड पेयर रिपल्सन, एक CH दूसरा CH एक दूसरे के ऊपर ढका हुआ है, तो यहां मैं कहूंगा टॉर्सिनल स्ट्रेन या बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है। इसके अंदर मैं बोलूं टॉर्सिनल स्ट्रेन मैक्सिमम है। और यहां कार्बन मैक्सिमम, देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है, क्योंकि जैसे आगे बढ़ाओगे ये इसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो रिपल्सन वापस लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर टॉर्सिनल स्ट्रेन,
टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम है। और टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या, रिपल्सन मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, रिपल्सन जितना ज्यादा होता है पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। रिपल्सन मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये जो फॉर्म है इसमें तो एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन कंप्लीटली ढका हुआ था, इसको तो अपन ने बोला घर्षित या एक्लिप्स्ड। और इसमें क्या, एक CH और से मैक्सिमम डिस्टेंस पे दूसरा CH बॉन्ड था, इसको अपन बोलते हैं, इस फॉर्म का जो नाम है उसको अपन बोलते हैं बच्चों स्टैगर्ड, या इसको बोलते हैं अंतरित या स्टैगर्ड, या इसका दूसरा नाम है एंटी। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड या अंतरित या एंटी का मतलब प्रति या विपरीत। क्लियर, ये इसका नाम है। तो दो फॉर्म आ गए। इसके बीच के अंदर मान लीजिए एंगल मैंने 60 डिग्री नहीं किया और इसके बीच में कितना भी डिग्री कर दिया, मैंने मान लीजिए मैक्सिमम घुमा के तो यहां ले जा सकता था, ठीक है, यहां नहीं लेके गया, मैं बीच में बहुत, इसके और इसके बीच में बहुत सारे एंगल बना सकता हूं, है ना। 60 डिग्री के अलावा इसको मैंने पूरा 60 नहीं घुमाया, बीच में अलग अलग एंगल घुमा सकता हूं। उससे जितने भी वेरिएशंस आएंगे बीच के अनगिनत अनंत हो सकते हैं। उन सारे को अपन जो नाम देते हैं बच्चों, उन सब का नाम होता है स्क्यू। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी, वैसे तो दो हुए, बीच की जो मध्यावस्थाएं सारी होती है उनको स्क्यू बोलेंगे। तो तीन तरह की बात होगी, एक मेरे पास हो गया एक्लिप्स्ड और एक हो गया स्टैगर्ड, और बीच के सारे वेरिएशंस हो गए क्या, स्क्यू। और स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां बॉन्ड के एकदम ऊपर दूसरा बॉन्ड है, रिपल्सन मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। और यहां बात करें रिपल्सन मिनिमम, और क्योंकि मैक्सिमम दूरी पर चले गए बॉन्ड पे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इन दोनों के बीच में ज्यादा स्टेबल है स्क्यू। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तो मैं ये बोलूंगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की ऑर्डर में मैं रिप्रेजेंट करूं पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मेरे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी एक्लिप्स्ड की, एक्लिप्स, उसके बाद मेरे पास स्क्यू जो बीच की अवस्थाएं हैं, और सबसे कम होगी मेरे पास स्टैगर्ड की पोटेंशियल एनर्जी की सबसे ज्यादा स्क्यू की और सबसे कम होगी स्टैगर्ड की। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों तो सिंपली मैं बात बोलूंगा, इनके बीच की जो स्टेबिलिटी है नो डाउट ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी जिसकी सबसे कम उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से इसके तीन फॉर्म आए। यहां दो तीन इंपॉर्टेंट बातें बनती है कि भाई सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, और एक बात अपन हमेशा बोलते हैं बेटा, एवरी कांट इन दिस ब्रह्मांड जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। इस हिसाब से अगर बच्चों मैं सोचूं तो मेरे हिसाब से मेरे से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि एथेन जनरली कौन सी फॉर्म में रहेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए स्टैगर्ड, बट आप कहोगे नो, स्टैगर्ड, स्क्यू और एक्लिप्स तीनों में इंटरकन्वर्टेबल है। क्यों इंटरकन्वर्टेबल है समझिएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। यही कन्फर्मर्स का मतलब जो लगातार रोटेट होते रहते। क्यों रोटेट होते रहते, इस बात को बहुत कंसेप्चुअली समझिएगा बच्चों, बहुत कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है। देखिए होता क्या है बच्चों, ये जितने भी फॉर्म्स हैं उसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास ये है, मेरे पास एंटी फॉर्म है, मेरे पास एंटी फॉर्म है, मैक्सिमम एंटी फॉर्म के अंदर मैंने एटम्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये मेरे पास एंटी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, और इसको मैं लेके जा रहा हूं मान लीजिए इस फॉर्म के अंदर, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर। तो एक्लिप्स में रिपल्सन होता है, और जब भी रिपल्सन होता है, एक मतलब यूं कहूं कि स्टेबल चीज है, एक मोर स्टेबल को लेस स्टेबल में आप लेके जा रहे हो, तो अपने आप नहीं जाएगी, इसको ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं से भी समझ लो, मोर स्टेबल पोजीशन है उसको लेस स्टेबल में लेके जाओगे, यानी यहां पर कम रिपल्सन है क्योंकि बॉन्ड पेयर दूर है, टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम है, इसको आप लेस स्टेबल रिपल्सन की डायरेक्शन में लेके जाओगे तो अपने आप तो होगा नहीं। क्योंकि देखो मैं कह रहा हूं क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड और आपका एक्लिप्स सारे आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये फॉर्म भी इसमें जाएगी, ये भी वापस इसमें जाएगी। तो जब ये स्टेबल फॉर्म इसमें जारी होगी तो इसको जाने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहां रिपल्सन कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, यहां रिपल्सन ज्यादा है, एक दूसरे के ऊपर ढके हुए बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, तो यहां स्टेबिलिटी
क्या है, कम है, रिपल्सन ज्यादा है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में ले जाने के लिए, या लेस रिपल्सन से मोर रिपल्सन की फॉर्म में ले जाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी है ना, हमें कमरे के ताप पर बहुत आराम से मिल जाती है। रूम टेम्परेचर पर मैं अगर बात करूं तो बहुत आराम से मिल जाती है। कहां से मिल जाती है, क्योंकि कहां से मिल जाती है, जैसे मैंने लिया और मेरे पास C2H6 गैस है, तो इस बर्तन में अगर मैं बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर मैं कहूं कि इस पूरे बर्तन में एथेन का अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। सिंगल मॉलिक्यूल आपसे बोले कि एक बर्तन में कमरे के ताप पर मेरे पास एथेन का एक ही मॉलिक्यूल है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको बोल दे एग्जामिनर, तो आप कहोगे 100% वो आपका किस फॉर्म में होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यानी एंटी फॉर्म में होगा, यानी स्टेगार्ड में होगा, अंतरित फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चों, जैसे ही एक से ज्यादा एथेन के मॉलिक्यूल्स यहाँ आएंगे और टेम्परेचर 0 केल्विन के अलावा कुछ भी है, वैसे एग्जैक्टली बोलूं तो टेम्परेचर जो है वो बड़ा होना चाहिए 250 केल्विन, 250 केल्विन। 250 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर होता है बच्चों, है ना। तो माइनस 250 केल्विन टेम्परेचर हो, उससे बड़ा माइनस 273 को 0 कहते हैं, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूं, 0 केल्विन माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं। इतना कम टेम्परेचर है, रबड़ कहां गया भाई, क्लियर। तो 0 केल्विन के अलावा कोई बात अगर है तो क्या होगा, इस टेम्परेचर के कारण इनको जो है काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, बर्तन गायब हो जाएगा। और ये लो काइनेटिक एनर्जी इनको मिली, और इस काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, ये एथेनॉल के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और जैसे टकराएंगे, टक्कर से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो एनर्जी इसको इस फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में लेके चली जाएगी। इसलिए बच्चों बोलते हैं कमरे के ताप पर ये आपस में बहुत इजीली ये इसमें कन्वर्ट होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है। तो आप कभी नहीं कह सकते कि कोई एक एथेन किस फॉर्म में रहेगा, हम कहेंगे एक एथेन जो है स्टेगार्ड से एंटी, स्टेगार्ड से एंटी, एंटी से एक्लिप्स, एक्लिप्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल था, एक्लिप्स से स्टेगार्ड, स्टेगार्ड से एक्लिप्स, और बीच बीच में जब इसमें जाएगा तो एक साथ तो 60 में जाएगा नहीं, 1 by 1 जाता रहेगा, बीच में बहुत सारी फॉर्म्स बन सकती है, उनको स्क्यू कहेंगे। और ये कमरे के ताप पर अपने आप ऑटो कन्वर्टेबल है। आपको बोले एक गैस वेरी लो टेम्परेचर पर भी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसलिए ये जो दो रूप आए, फर्स्ट बोला और सेकंड बोला, ये दोनों रूप और बीच वाले बहुत सारे स्क्यूज जो है वो आपके कन्फर्मर्स होंगे। आपसे बोले एथेन के कितने कन्फर्मर्स बनेंगे, आप बोलेंगे इन्फिनिटिव। क्यों, कितने टाइप के होंगे, तो 3। कौन सा, फुली एक्लिप्स, स्टेगर्ड और बीच के स्क्यू। संख्या में कितने बनेंगे, अनंत, क्योंकि 2 तो ये बन गए और बीच में 1-1 डिग्री करके आप अनंत बना सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट का ध्यान रखिएगा। कमरे के ताप पर सारे आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है ना। वो टेम्परेचर जो है -250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का है, और जितने भी टेम्परेचर सराउंडिंग होते हैं -250 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के ही होते हैं। इसलिए इन सारे टेम्परेचर पर गैसें आपस में टकराएगी। सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं, हाँ अगर सिंगल मॉलिक्यूल कह दे तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में ही रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल होता नहीं है, इसलिए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, इस बात को मैं अगर एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से बताऊं तो भी बता सकता हूं, जैसा कि अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। देखिएगा मेरे पास ग्राफ में इधर पोटेंशियल एनर्जी है और इधर एंगल बिटवीन बॉन्ड्स है, इधर एंगल्स मैं ले रहा हूं, क्लियर। और स्टार्टिंग में मान लीजिए मेरे पास जो फॉर्म है वो ये है, लो मैक्सिमम स्टेबल वाला फॉर्म है, ये मान लीजिए, ठीक है। इसको हमने बोला क्या, एंटी या स्टैगर्ड, क्लियर। और इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और स्टेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। मैं अगर यहां से स्टार्ट करूं ग्राफ को, ठीक है, एंगल मैंने अभी 0 डिग्री रखा, या यहां से ना स्टार्ट करके अपन एक काम करते हैं, इसकी दूसरी वाली फॉर्म से स्टार्ट कर दें। यहां कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अपन इसके नीचे पूरी तरीके से ढका हुआ जो है, फुल्ली जो आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है, वहां से अपने बात करी, तो इसके अंदर रिपल्सन मैक्सिमम और पोटेंशियल रिपल्सन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जो आपकी क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी मिनिमम है। तो यहाँ एंगल 0 पर हमने माना कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है,
पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम। अब इसमें जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री से घुमाया, आपके पास पोजीशन जो आ गई वो ये आ गई, जिसके अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस पर आप इसको ले आए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी से मिनिमम आ जाएगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम आ जाएगी। एंगल आपने कितना घुमाया 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल। फिर आपने वापस अगले स्टेप में सेम ऐसा ही ले आए, पूरा ढकने वाला, क्योंकि हर 60 डिग्री पर वापस अगला ये इस कार्बन नीचे ढक जाएगा। क्लियर, सेम रोटेट हो जाएगा, यूं आ गया, तो फिर से वही पोजीशन आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पहले जितनी सेम मैक्सिमम आ जाएगी और स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। फिर आप इसको रोटेट करोगे तो इसी तरीके की फॉर्म में कन्वर्ट होगा हर 60 डिग्री पर, तो ये ऐसा हो गया। कितना ही आप इसको रोटेट कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर। ये जो फॉर्म है जहां पोटेंशियल एनर्जी सब जगह मिनिमम है, इसको, इस फॉर्म को मैं बोलूंगा बच्चों, जहां पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, इसको बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। क्लियर, या इसका दूसरा नाम है एंटी फॉर्म, जहां रिपल्सन या बॉन्ड पे रिपल्सन या टॉर्सिनल स्ट्रेन मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कोई सी भी फॉर्म की बात करूं, इसको मैं बोलूंगा एक्लिप्स्ड या ग्रसित। क्लियर, यहां पर रिपल्सन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। और हर 60 डिग्री पर ऐसा हो रहा है, ये वापस हो गया 120, ये 180, और ये वापस फिर से 60 बढ़ा दिया। इस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे और मॉलिक्यूल रोटेट होकर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली 360 डिग्री तक घूम के वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन हर 60 डिग्री पर एक CH के नीचे दूसरा CH पहुंच रहा है। इस तरीके से मैं एथेन के 3 टाइप में बात करें तो 3, और संख्या में बात करें तो अनंत कन्फर्मर्स फॉर्म को बना सकते हैं। लेकिन ये किसी भी एक कन्फर्मर फॉर्म पे रुकेगा नहीं बच्चों, क्योंकि कमरे के ताप पर जो पार्टिकल्स आपस में गैस के टकराते हैं, उनकी टक्कर से जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो इनको रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। क्लियर, एक और थ्योरी से बच्चों इस बात को समझते हैं, एक और तरीके से इस बात को, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इस बात को समझाया जाता है। ढंग से समझना, मैंने बोला हम सब जानते हैं भाई कि भाई एंटी फॉर्म और जो एक्लिप्स फॉर्म है उसमें एंटी फॉर्म मोर स्टेबल होता है। ठीक है, हमने रिपल्सन के हिसाब से समझाया, इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। समझिएगा एंटी फॉर्म में क्या होता है। एंटी फॉर्म में क्या होता है, मैं सोहर्स प्रोजेक्शन से समझाऊंगा आपको। ये एक कार्बन 1, ठीक है, एंटी फॉर्म में क्या होगा, इसका एंटी होगा उल्टा, वाई इसमें इधर इस तरफ से होगा, ये कार्बन और सामने वाला ऐसे इस तरीके से होगा। क्लियर, मतलब ये CH, दूसरा CH 60 डिग्री ऊपर है, तो ये जो CH बॉन्ड है यहां पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो इस ऑर्बिटल का नाम दूंगा मैं सिग्मा, जो अपन VBT थ्योरी पढ़ती है उससे एक्सप्लेनेशन है। और इसके पीछे वहां पर बॉन्ड नहीं, खाली स्पेस है, तो ये जो खाली स्पेस है, ये यहां पर मैं अगर बात करूं तो ये जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड का एंटी बॉन्डिंग खाली ऑर्बिटल होगा। यहां पर मेरे पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ABMO जो है वो ऑर्बिटल अवेलेबल होगा, यानी इस CH के सामने वहां CH बॉन्ड नहीं है, खाली ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग वाला। तो क्या होगा, ये CH बॉन्ड और इस एंटी बॉन्डिंग जो एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, यानी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर उसमें रिपल्सन होंगे, ट्रांसफर होंगे, और इस वहां से वापस यहां ट्रांसफर होंगे। तो इसको अपन बोलते हैं सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन CH बॉन्ड के बीच में होता है, H बॉन्ड ट्रांसफर भी इसको कहते हैं। आगे हम रिएक्शन मैकेनिज्म अगले यूनिट के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट इसको सिग्मा स्टार रिपल्शन भी कहते हैं। क्लियर, वहां से मैं अगर समझाऊं दूसरे वाले प्रोजेक्शन से, तो देखिएगा, तो मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, ये कार्बन है ऐसा, ठीक है, और यहां पर कोई कार्बन नहीं है,
इसकी इस जगह पर ये जो C2 कार्बन मैंने जिसको माना है, इस C2 कार्बन का यहां पर मेरे पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार ABMO ऑर्बिटल है। और जब C1 कार्बन इसके ऊपर मैं बनाता हूं, देखिएगा ये वाला, तो यहां पर क्या है, C1 कार्बन के अंदर एक एटम इस तरीके से रिप्रेजेंट है एंटी फॉर्म में। देखिएगा ये CHH, और इस जगह पर जिसके पीछे वाले कार्बन में यहां पर खाली ऑर्बिटल था, यहां पर बॉन्ड है, C1 कार्बन का यहां पर बॉन्ड है, इसका नाम है सिग्मा स्टार। पीछे वाले का खाली ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार, और C2 कार्बन का और C1 कार्बन का जो है यहां पर CH बॉन्ड है, तो इसका खाली ABMO सिग्मा स्टार और यहां सिग्मा बॉन्ड। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत आराम से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, यहां से इसमें ट्रांसफर हुए और वापस आगे, समानांतर आगे दोनों, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन, और उससे इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंटी वाले में क्या हो जाता, देखिएगा ये एंटी फॉर्म देखा। स्टेगर्ड में क्या हो जाता है, देखिएगा स्टेगर्ड के अंदर में अगर बात करूं, स्टेगर्ड फॉर्म में ये हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी को लेके आता है। अपन रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, GOC फर्स्ट के अंदर, वहां अपन हमेशा ये जानेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हमेशा स्टेबिलिटी आती, और यह हमने देखा कि एंटी फॉर्म में हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाता बच्चों। अब देखते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, देखिएगा ये मैं C2 कार्बन लूं, पीछे वाला C2, और यहां पर C2 पीछे वाले कार्बन के अंदर इस तरीके से अपन तीनों H रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फ्रंट C1 कार्बन जिसको पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एकदम ऊपर है CH। तो यहां जो पहले कार्बन का CH जो बॉन्ड है, उसके पीछे दूसरे का CH बॉन्ड है, तो यहां पर क्या है, एक का भी सिग्मा है और दूसरे वाले का भी सिग्मा है, और दोनों भरे हुए ऑर्बिटल है ना, BMO है, तो इनके अंदर आपस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकती। एक का BMO है और एक का खाली ABMO है, तो वहां पर बॉन्ड पेयर एज ए लॉन पेयर ट्रांसफर हो जाता, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता। एक का CH, उसके ठीक सामने CH है, तो यहां पर भी सिग्मा है और यहां पर भी सिग्मा है, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि एक भरा हुआ होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। सो हार से देखिएगा ये CH बॉन्ड और ये CH बॉन्ड पैरेलल आ गए, CH पैरेलल आ गई, तो ये भी सिग्मा ऑर्बिटल है और ये भी सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा और सिग्मा के सामने पैरेलल में सिग्मा स्टार होता तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाता, जैसा कि एंटी में था। देखिए यहां एंटी फॉर्म बताता हूं, एंटी में यहां पर ऐसा है, ये जो बॉन्ड है इसके सामने यहां खाली स्पेस है, तो सिग्मा के सामने सिग्मा स्टार खाली है। इसमें क्या है, सिग्मा के सामने सिग्मा है, सिग्मा के सामने भरा हुआ सिग्मा है, तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन CH में पॉसिबल नहीं है, सिग्मा स्टार बॉन्डिंग यहां नहीं बन सकती। जबकि एंटी में यहां पर है सिग्मा और ये जो खाली ऑर्बिटल है इसको नाम दिया, यहां पर जो मैंने नाम दिया सिग्मा स्टार, तो यहां पर सिग्मा से सिग्मा स्टार में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है। इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी मैं अगर बोलूं तो यूं बोलूंगा, समरी ये रही मेरी कि जो मेरा एंटी फॉर्म है मैं उसमें बोलूंगा उसके अंदर सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है, ग्रसित जो फॉर्म है, उसमें सिग्मा के सामने सिग्मा होता है, इसलिए सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आती है, और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं आती। इसलिए ऑलवेज बोलते हैं एंटी और एक्लिप्स में एंटी फॉर्म मोर स्टेबल है, चाहे उसको आप टॉर्सिनल स्ट्रेंथ से समझ लें और चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन से समझ लें। ये थोड़ी लेटेस्ट बात है जिसको अपन MOT से एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। लेकिन बच्चों ये बात जीरो हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेशन की जैसे ही मैं बोलूंगा कि
जैसे ही मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, और इस एक कार्बन पर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि वैन डर वाल स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। जब अपन वैन डर वाल स्ट्रेन की बात करते हैं तो यहां पर CH बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अपन MOT लागू करते हैं। MOT वाली बात स्टैब्लिश ही नहीं होगी, और यहां सिग्मा सिग्मा स्टेयर हाइपर कॉन्जुगेशन जैसी बातें हम नहीं करेंगे। वो तभी करेंगे जब एक कार्बन और दूसरा कार्बन है, इनसे जुड़े हुए जो सारे ग्रुप हैं वो ऐसे ग्रुप हैं जो वैन डर वाल स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं करते, टॉर्सिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। टॉर्सिनल स्ट्रेन को हम सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये थी बात अपने पास एथेन मॉलिक्यूल के कन्फर्मर्स आइसोमर्स की, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व की, कौन किस में कन्वर्ट हो सकता है, और उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर की।